बस ठीक है। नमस्कार दोस्तों, YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन क्लासेज के अंदर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपने बात करेंगे आर्य सभ्यता के बारे में। और नेक्स्ट जो कल वाला वीडियो था उसके अंदर हमने बेराट सभ्यता के बारे में पढ़ा था। और आज बड़े बात करेंगे आर्य सभ्यता की विशेषता के बारे में बात करेंगे। आर्य सभ्यता जो आप सभ्यता के आज सभ्यता का चौथा पार्ट है। सभ्यता का दोस्तों टॉपिक लंबा तो बिल्कुल है, लेकिन हम बहुत विस्तार से करेंगे इसको। और कुछ टाइम तो लग सकता है, लेकिन विस्तार से करेंगे, अच्छी अच्छी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आज हेडिंग डाल लीजिए आर्य सभ्यता। सुंदर सी हेडिंग डाल लो, आर्य सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? आर्य सभ्यता। सोनी सी हेडिंग डाल लो। आर्य सभ्यता के बारे में हम जानकारी लेंगे, बेसिक जानकारी, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, किसके द्वारा खोज की गई थी, यानी सभी को है वो एक एक करके जानकारी लेंगे। चलिए दोस्तों विस्तार से करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। सभ्यता थी आपकी कौन सी? आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता। अच्छा, आर्य सभ्यता यानी आर्य सभ्यता, या फिर इसे हम आर्य सभ्यता कह सकते हैं। आर्य सभ्यता। आर्य क्षेत्र दोस्तों हमें पता है। अब अगर हम इतिहास देखें तो आर्य सभ्यता मेवाड़ के अंदर पड़ता है। और मेवाड़ की बात करें तो उदयपुर का नाम आना चाहिए। उदयपुर, यानी जो आर्य सभ्यता है वो विकसित कहाँ होती है? आपके उदयपुर के अंदर विकसित होती है। अच्छा चलिए बेसिक बात करते हैं खोज के बारे में। कहाँ किसके द्वारा खोज की गई थी, कितनी बार खोज हुई है, और किस नदी के किनारे, सब बेसिक बात करते हैं। बात करेंगे खोजकर्ता की। खोजकर्ता कौन थी? आर्य सभ्यता के खोजकर्ता, यानी सारा पहला किंग के द्वारा खोजी गई तो आती है आपके 1953 को। किसके द्वारा दोस्तों? 1953 को आपके R.C. अग्रवाल, यानी रत्न चंद्र अग्रवाल के द्वारा खोजी गई थी। R.C. अग्रवाल। यानी दोस्तों मान सकते हैं आपके प्रारंभिक जो उत्खनन करता है वो कौन है? R.C. अग्रवाल। सॉरी दोस्तों, आपके इसमें खोजकर्ता की बात करें तो आपके अक्षय कीर्ति व्यास आते हैं, वो सेकंड है। उत्खननकर्ता की बात करेंगे तो आपके R.C. अग्रवाल आएंगे। अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा सर्वप्रथम इसकी खोज की गई थी। और बात करें उत्खनन की, दोस्तों यहां ध्यान रखना कि यहां पर उत्खनन है वो 2 बार हुआ है। हमने पीछे किस सभ्यता के अंदर पढ़ा था कि 2 बार उत्खनन हुआ है? तो आप बोलोगे सर हमने बेराट सभ्यता के अंदर पढ़ा। बेराट सभ्यता के अंदर 2 बार उत्खनन किया गया था। और इसी प्रकार से यहां पर भी 2 बार उत्खनन किया गया है। फर्स्ट उत्खनन और सेकंड उत्खनन। फर्स्ट उत्खनन की बात करें तो आपके 1955 से 56 के बीच में आपके R.C. अग्रवाल के द्वारा खोजी आपके उत्खनन किया गया। R.C. अग्रवाल के दोस्तों द्वारा प्रथम बार उत्खनन किया गया था। सेकंड बार बात करें तो आपके 1961 से 62 के मध्य में व्यक्ति आते हैं आपके। कौन है? H.D. सांकलिया, जो आपके पुन्ना विश्वविद्यालय के कौन थे? प्रोफेसर थे। H.D. सांकलिया, यानी धीरजलाल सांकलिया। H.D. सांकलिया कौन थे? H.D. सांकलिया। तो आप बोलोगे H.D. सांकलिया है वो आपके पुन्ना जो विश्वविद्यालय के थे उसके प्रोफेसर थे। और जिस समय ये खोज की गई थी उस समय हमारे राजस्थान के भी कोई 2 व्यक्ति शामिल थे। राजस्थान की ओर से कौन गए थे? 2 व्यक्ति राजस्थान की ओर से गए थे। कौन कौन? एक तो आपके विजय कुमार। और सेकंड बात करें किसकी? सेकंड बात आती है आपके पीसी चक्रवर्ती। यानी ये 2 व्यक्ति थे खोज के टाइम में। ये 2 व्यक्ति राजस्थान की ओर से इस अभियान के अंदर है वो यहाँ उपस्थित थे। राजस्थान की ओर से उपस्थित थे 2 व्यक्ति। कौन कौन है? विजय कुमार व आपके पीसी चक्रवर्ती। बात करें कि जो R.C. अग्रवाल है ये आपके प्रारंभिक उत्खननकर्ता हो जाएंगे। प्रारंभिक उत्खननकर्ता। और सेकंड की बात करें इसकी जो H.D. सांकलिया ये आपके मुख्य उत्खननकर्ता हो जाएंगे। मुख्य
यहां लिख सकते हैं हमें मुख्य उत्खननकर्ता। कौन थे मुख्य उत्खननकर्ता? मुख्य उत्खननकर्ता, यानी मुख्य उत्खननकर्ता का अगर नाम आए तो वो एच.डी. सांकरिया के द्वारा 1961 और 62 के अंदर उत्खनन किया गया था। और बात करें जो प्रारंभिक उत्खननकर्ता की, तो आपके R.C. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा प्रथम बार उत्खनन किया गया था। 1955 से 1956 के अंतर्गत की गई थी, प्रथम बार उत्खनन किया गया था। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों, जो आयड़ नदी है उसको किस नदी के किनारे आयड़ नदी विकसित होती है? चलिएगा देखते हैं किस नदी के किनारे वो ये विकसित होती है आयड़ नदी। आयड़ नदी है वो किस नदी के, आयड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित होती है? एक छोटा सा मैं व्यू दिखा देता हूं आपको कि आयड़ नदी जैसे मानते हैं तो अरावली है, अरावली का सर्वाधिक विस्तार है राजस्थान के अंदर किस क्षेत्र में पड़ता है? अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पड़ता है? तो आप बोलोगे सर अरावली का सर्वाधिक विस्तार तो आपके दक्षिण क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक है, लेकिन अगर जिले की बात करें तो किसके अंदर पड़ता है? उदयपुर के अंदर सर्वाधिक है अरावली का विस्तार पड़ता है। जैसे ये एक अपना छोटा सा है मारो राजस्थान है, ठीक है। यानी ये अपना छोटा सा कौन शहर है? मारो राजस्थान। अच्छा, यहां से अरावली गुजरती है दोस्तों, यहां से जो ये अरावली गुजरती है इसका सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो दक्षिण क्षेत्र के अंदर अरावली का सर्वाधिक विस्तार आता है, लेकिन दक्षिण क्षेत्र के अंदर कहां पर है? तो उदयपुर के अंदर सर्वाधिक विस्तार है अरावली का। तो यहां से बात करें तो अपने यहां से कौन सी पहाड़ियां है? गोगुंडा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? आपके गोगुंडा की पहाड़ियां। गोगुंडा की पहाड़ियां, यहां से गोगुंडा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, गोगुंडा की पहाड़ी से एक नदी का विकास होता है या फिर उद्गम होता है, मान सकते हैं। उस नदी का नाम क्या है? यहां से एक अपने नदी निकलती है जो आगे चलकर उदय सागर झील के अंदर, यहां से उदय सागर झील के अंदर प्रवेश कर जाती है। यहां से थोड़ा मैं सही कर देता हूं कि यहां से जो एक नदी का उद्गम हुआ वो ये यहां पर उदय सागर झील के अंदर प्रवेश करके आगे निकल जाती है और आगे चलकर बनास नदी के अंदर मिल जाती है। यहां से जैसे नदी का उद्गम होता है और यहां से ये उदय सागर झील के अंदर, और इस नदी की बात करें तो नदी कौन सी आती है दोस्तों? ये नदी है वो आयरन नदी का उद्गम होता है गोगुंडा की पहाड़ियां उदयपुर से। कौन सी नदी है? आयरन नदी। दोस्तों आयरन नदी है उदय सागर झील के अंदर प्रवेश करती है और उदय सागर झील के अंदर प्रवेश करने के बाद में ये जो आगे वापस निकलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? नाम चेंज हो जाता है, नाम यहां पर हो जाता है आपके बेड़ज नदी। यानी उदय सागर झील से निकलने के बाद में जो आयरन नदी है वही नदी है वो बेड़ज नदी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? बेड़ज नदी के नाम से जानी जाती है। और ये बेड़ज नदी है वो आगे चलकर अपने बनास नदी के अंदर मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? बनास नदी में। यहां लिख सकते हैं बनास नदी, बनास नदी में मिल जाती है। और जो आयरन नदी के जो आसपास का क्षेत्र वो क्या कहलाता है? आयरन नदी के जो आसपास का क्षेत्र है वो आपके घाटपुर के नाम से जाना जाता है। आसपास का क्षेत्र, आसपास का जो क्षेत्र है किस नाम से जाना जाता है? घाटपुर के नाम से जाना जाता है। घाटपुर के नाम से जाना जाता है आयरन नदी के आसपास का क्षेत्र। और जो उदय सागर झील के बारे में बात करें तो इसके निर्माण की बात करें तो उदय सिंह के द्वारा, मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह के द्वारा कब बनाई जाती है? किसके द्वारा? उदय सिंह। कौन से सिंह रे? उदय सिंह के द्वारा 1559 के अंदर इस उदय सागर झील का निर्माण किया जाता है। और जो आयरन नदी उदय सागर झील के अंदर प्रवेश करने के बाद में जिस नाम से निकलती है वो बेड़ज नदी है। यानी किस नाम से जानी जाती है? वो बेड़ज नदी के नाम से जानी जाती है। और इसीलिए जो आयरन नदी किस नदी के किनारे होगी? बेड़ज नदी के किनारे। लेकिन कहा जाता है जो बनास नदी का इस पर है वो प्रभाव पड़ने के कारण या फिर बनास नदी की घाटी के निकट होने के कारण है वो इस नदी को किस नाम से जानते हैं?
आपके बनास सभ्यता या आर्य सभ्यता को बनास सभ्यता या फिर बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं कि सभ्यता को आर्य सभ्यता को। चलिए देखते हैं इसके मैं अपने इस आर्य सभ्यता के उपनाम बता देता हूँ। कुछ 4-5 उपनाम आते हैं आर्य सभ्यता के, वो मैं बता देता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्य सभ्यता के कुछ उपनाम आते हैं। जैसे बात करते हैं कि आर्य सभ्यता को आपके क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है? अगाटपुर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है अगाटपुर से, वो हमने देख लिया अभी कि जो आर्य नदी है वो आपके आर्य नदी के नजदीक होने के कारण है वो, या फिर आर्य नदी के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? अगाटपुर के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से बात करते हैं कि आर्य नदी, आर्य सभ्यताओं को आपके अगाट या फिर धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को ताम्रवती या फिर ताम्र नगरी के नाम से जानते हैं। और इसी सभ्यता की बात करें तो बनास या फिर बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और आगे हम चलिए देखते हैं। चलिए उपनामों की बात करते हैं, क्या क्या उपनाम आते हैं आर्य सभ्यता के। इसको मैं रफ कर रहा हूं, आर्य सभ्यता के क्या क्या उपनाम आते हैं। चलिएगा, यानी आर्य सभ्यता को किस किस उपनाम से या फिर और किस नाम से जाना जाता है, तो देखते हैं किस किस नाम से जाना जाता है। यहां हम लिख सकते हैं। चलो तो मैं सही डाल लेता हूं एक मिनट। यानी आर्य सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं और यहां से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इन्हीं के बारे में भी बात करेंगे। और जो आर्य सभ्यता है वो आपके मेसोपोटामिया से कुछ संबंध रखती है, उसके बारे में भी देखेंगे। यानी आर्य सभ्यता का जो संबंध है वो मेसोपोटामिया सभ्यता, जो इराक की सभ्यता आती है, दजला व फिरात नदी के किनारे, दजला व फिरात नदी के संगम पर एक सभ्यता आती है। कौन सी है? मेसोपोटामिया सभ्यता, उसके बारे में भी देखेंगे। और दोस्तों ये जो मुख्य मुख्य सभ्यता है उसमें हमें टाइम लगेगा, बाद में तो इतनी खास नहीं है, फिर छोटी सभ्यताएं हैं। तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे सभ्यताओं को। टाइम तो हमें लग जाएगा, लेकिन हम अच्छी तरीके से करेंगे। आर्य सभ्यता की बात करें जो यहां से करने के बाद में कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। आर्य सभ्यता की बात करें अगर, तो यहां से उपनाम की बात करें तो क्या क्या उपनाम आते हैं उसके बारे में देखते हैं। उपनाम की क्या क्या उपनाम आते हैं आर्य सभ्यता को? क्या कहते हैं? अगाटपुर भी कहते हैं। अगाटपुर के नाम से भी जानते हैं। और अगाटपुर के नाम से क्यों जानते हैं वो हमने देख लिया, क्या कि आर्य नदी के आसपास होने के कारण। लिख सकते हैं हमें, आर्य नदी के आसपास होने के कारण, आसपास होने के कारण किस नाम से जानते हैं? आर्य नदी के आसपास होने के कारण है वो अगाटपुर नाम से जानते हैं। सेकंड बात करें अगर, तो इसे हम क्या धौलकोट के नाम से भी जानते हैं, या धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। धूलकोट मतलब जो यहाँ के स्थानीय लोग थे वो क्या कहते थे? धूलकोट कहते, इसीलिए इसको धूलकोट भी कहते हैं। स्थानीय लोगों की भाषा लिख सकते हैं, स्थानीय लोगों की भाषा। और इसी धूलकोट का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो होता है मृतकों का टीला, या लिख सकते हैं मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, धूलकोट नाम से भी जानते हैं। तीसरी बात करें तो इसको हमें किस नाम से जानते हैं? बनास नदी, या फिर जो बेड़स नदी है वो बनास नदी की सहायक नदी होने के कारण आर्य सभ्यता को हमें बनास सभ्यता या फिर बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। बनास
सभ्यता, बनास सभ्यता या फिर बनास संस्कृति, बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं वो हमने देख लिया, क्योंकि किसके किनारे, जो बनास नदी घाटी के किनारे होने के कारण, बनास नदी घाटी के किनारे होने के कारण, स्थित होने के कारण है वो, नदी घाटी के किनारे स्थित होने के कारण इसे बनास सभ्यता या फिर बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं। और चौथी बात करें तो इसी सभ्यता को हम ताम्र नगरी सभ्यता या फिर ताम्रवती सभ्यता के नाम से जानते हैं। ताम्रवती या फिर ताम्रवती नगरी। दोस्तों ताम्रवती नगरी के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वाधिक उत्खनन के दौरान है सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं वो तांबे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और इसीलिए इस सभ्यता को ताम्रवती या फिर ताम्र नगरी सभ्यता के नाम से जानते हैं। यानी तांबे के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त, तांबे के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और इसीलिए इस सभ्यता को किस नाम से जानते हैं, ताम्रवती या फिर ताम्रवती नगरी के नाम से जानते हैं। और आप पांचवा एक और लिख लेना, इसी सभ्यता को मृत भांडों की सभ्यता भी कहते हैं, यानी मृत भांडों की सभ्यता कहते हैं। और क्यों कहते हैं मृत भांडों की सभ्यता, क्योंकि यहां पर जो सर्वाधिक है वो किसके, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तन प्राप्त। और इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं, मृत भांड या फिर मृत भांडों की सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों हमने मुख्य जो आर्य सभ्यता के उपनाम है वो देख लिए, जैसे अघाटपुर आर्य नदी के किनारे या फिर आर्य नदी के जो आसपास का क्षेत्र है वो अघाटपुर के नाम से जाने जाते हैं, इसीलिए इस सभ्यता को अघाटपुर कहते हैं। और बात करें धूलकोट की तो दोस्तों स्थानीय भाषा में या स्थानीय लोगों के द्वारा इस क्षेत्र को धूलकोट के नाम से भी जानते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। कौन सा, मृतकों का टीला। और बनास संस्कृति या फिर बनास सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बनास नदी, बेड़च नदी और बनास नदी की सहायक नदी है, और इसी कारण इस सभ्यता को बनास सभ्यता या फिर बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और बात करें नेक्स्ट की, उसे ताम्रवती या फिर ताम्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। वो इसलिए जानते हैं क्योंकि सर्वाधिक उत्खनन के दौरान यहाँ पर सर्वाधिक साक्ष्य वो तांबे के प्राप्त होते हैं, तांबे के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और मृत भांडों की सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए यहाँ से। अच्छा दोस्तों, एक ताम्रवती आपके ताम्रयुगीन सभ्यता की बात करें तो आपके गणेश्वर सभ्यता जो सीकर जिले की सभ्यता है उसको गणेश आपके ताम्र किस नाम से जानते हैं, ताम्रवती आपके इसको ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। लेकिन ऑप्शन के अंदर है वो गणेश्वर सभ्यता नहीं देकर आर्य सभ्यता दे देंगे तो उसी को आर्य सभ्यता को भी इस नाम से जानते हैं। आर्य सभ्यता अपना ऑप्शन है सही हो जाएगा। ताम्रयुगीन की जननी यानी ताम्रयुगीन की जननी है वो आपके गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर गणेश्वर सभ्यता नहीं हो तो आर्य सभ्यता अपना बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट, यहां से हमें साक्ष्य क्या क्या प्राप्त होते हैं उसके बारे में देखते हैं। यानी खोज के दौरान यहां से हमें क्या क्या प्राप्त हुए थे, चलिएगा। और दोस्तों जो ये आर्य सभ्यता है वो अपने कालीबंगा सभ्यता के समकालीन सभ्यता रही है। आर्य सभ्यता कालीबंगा के समकालीन सभ्यता रही है। साक्ष्य की बात करते हैं कि यहां से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साक्ष्य यहां से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो चलिए प्रथम अगर बात करें तो ये कौन सी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। लेकिन हमने पढ़ा था कि नगरीय सभ्यता कौन सी है। नगरीय सभ्यता की बात करें तो आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता कहलाती है। और इसीलिए जो आर्य सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता है वो आपकी कैसी सभ्यता है, समकालीन सभ्यता है। यहां से ग्रामीण सभ्यता की जानकारी मिलती है हमें, ग्रामीण सभ्यता की जानकारी मिलती है।
सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करें तो यहां पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौन सी? पितृसत्तात्मक। आपके पितृ पितृसत्तात्मक सभ्यता की जानकारी मिलती है। व्यवस्था की जानकारी मिलती है। लेकिन हमने पढ़ा था कि मातृसत्तात्मक है आर्य सभ्यता के अंदर हमें आपके सॉरी दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के अंदर हमें जानकारी मिलती है कि वो सभ्यता मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। और आर्य सभ्यता के अंदर बात करें तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। और यहां से हमें एक ही घर में 6 चूल्हे यानी एक ही स्थान पर 6 चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 6 चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इससे हम ये जानकारी लगा सकते हैं कि यहाँ संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, यानी जो आप भोजन है वो संयुक्त परिवार का भोजन एक साथ बनाने की व्यवस्था थी प्राप्त। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहां पर संयुक्त परिवार की जानकारी मिलती है। लिख सकते हैं हम संयुक्त परिवार की जानकारी। और आगे बात करें तो यहां से हमें एक पूजा की थाली की साक्ष्य प्राप्त होता है। पूजा की थाली के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पूजा की थाली के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी इसलिए हम मान सकते हैं कि यहाँ के जो व्यक्ति थे या फिर यहाँ के जो लोग थे वो पूजा अर्चना पर विश्वास करते। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां से अपने दान के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यहां से अपने दान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके? दान के साक्ष्य। और दान के साक्ष्य में अगर बात करें तो चावल से यहाँ के लोग परिचित थे। और यहाँ दान के साक्ष्य प्राप्त हुए तो ये मानेंगे यहाँ के जो लोग हैं वो कृषि से परिचित थे। अगर भाई कृषि से परिचित हो गए तभी तो कृषि यहाँ से करेंगे तभी दान प्राप्त होगा ना। तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं कि कृषि से परिचित थे। कृषि से परिचित क्या कह रहे? कृषि से परिचित थे। कृषि से परिचित थे। और कृषि से परिचित थे तो दान प्राप्त हुआ तो दान को रखने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें आवश्यकता वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी ना। और इसीलिए अनाज रखने के लिए यहां से हमें कुछ प्राप्त होता है। अनाज रखने के लिए क्या प्राप्त होता है? रखने के लिए हमें यहां से प्राप्त होता है, बोल सकते हैं हमें कोठे या फिर गोरे। और इसी को हम क्या कहते हैं? ओवरी। वो हमें यहां से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे और हमें यहां से क्या क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में भी बात करेंगे। और यहां से अगर हम बात करें तो यहां पे हमें बाट व माप के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यानी तोलने के लिए बाट व माप के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यहां लिख सकता हूं मैं कि बाट व माप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। माप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यहां से हमें सूती कपड़े पर है वो ठप्पे ये फिर दाबू प्रिंट के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और दोस्तों सूती कपड़े की और साक्ष्य हमें कहां से किस सभ्यता के अंदर प्राप्त होते हैं वो आप बताना। सूती कपड़े पर ठप्पे व दाबू प्रिंट तो ठप्पे व दाबू प्रिंट के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार जो सूती कपड़े के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? विराट सभ्यता के अंदर प्राप्त होते हैं, जहां के सूती कपड़े के अंदर 36 मोहरें प्राप्त होती है। ध्यान रखना दोस्तों।
और जो ठप्पे या फिर दाबू प्रिंट की बात करें ना तो कहाँ की स्थित है, ठप्पे वे दाबू प्रिंट है वो आपके अंकोला चित्तौड़गढ़ की स्थित है। कहाँ की है, अंकोला चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से अंकोला चित्तौड़गढ़ से ठप्पे वे दाबू प्रिंट परिचय संबंधित है। और बात करें यहाँ से सूती कपड़े पर हमें ठप्पे या फिर दाबू प्रिंट के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और आगे बात करें तो हमें यहाँ पर किसके काले रंग व लाल रंग के मर्त भांड प्राप्त होते हैं। यहां लिख सकते हैं हमें लाल व काले रंग के कौन से भांड प्राप्त होते हैं, लाल व काले रंग के मृत भांड। मृत भांड प्राप्त होते हैं। और ये जो मृत भांड है यानी मिट्टी के बने बर्तन प्राप्त होते हैं। आगे अगर हम बात करें जिसकी हमें जानकारी वो मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलती है या फिर जिसका संबंध है वो रिलेशन है मेसोपोटामिया सभ्यता से प्राप्त होता है, क्योंकि जो मृत भांड है वो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर ही प्राप्त हुए थे। और इससे हम ये मान नोट लगाकर आप लिख सकते हो कि जो लाल व काले रंग के मृत भांड मिले हैं इससे हम आपके इसका जो संबंध है वो मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ संबंध स्थापित होता है। किसके साथ है, मेसोपोटामिया। और दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता है कहां पर, तो बात करें इराक व ईरान के मध्य में मिलती है मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंध स्थापित है। संबंध यानी मेसोपोटामिया से संबंध होना बताया जा सकता है या मेसोपोटामिया से संबंध स्थापित होना, यहां से हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, मर्त भांड के बारे में। क्योंकि दोस्तों मर्त भांड है वो इसी प्रकार के मर्त भांड मेसोपोटामिया के अंदर मिले थे। और इससे हम यहां लिख सकते हैं कि व्यापार है वाणिज्य की या फिर व्यापार व वाणिज्य के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्योंकि अगर मेसोपोटामिया के साथ संबंध है तो जाहिर सी बात है कि व्यापार का तो संबंध होगा, व्यापार व वाणिज्य की जानकारी मिलती है। दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता है वो इराक व ईरान के मध्य में दजला व फरात नदी के किनारे या फिर दजला व फरात नदी के संगम पर स्थित है मेसोपोटामिया सभ्यता। और यहाँ से हमें व्यापार व वाणिज्य की जानकारी प्राप्त होती है। आगे बात करें तो यहाँ से और क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं देखते हैं। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहां से हमने देखा कि तांबे के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तांबे की सर्वाधिक यहाँ से जानकारी हमें मिलती है। तो तांबे की हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं उसके बारे में अगर बात करें तो चलिएगा देखते हैं तांबे के बारे में। चलिए यहां हम लिख सकते हैं कि तांबे से हमें क्या क्या वस्तु प्राप्त होती है। तांबे से सर्वप्रथम अगर बात करें तो तांबा गलाने की एक भट्टी प्राप्त होती है हमें। आयड सभ्यता से तांबा गलाने की भट्टी मिलती है, यानी तांबा गलाने की भट्टी की साक्ष्य मिलते हैं। और यहीं से अगर बात करें तो तांबे के क्या क्या मिलते हैं, तांबे का एक त्रिशूल भी हमें यहां से प्राप्त होता है। तांबे का एक त्रिशूल भी यहां से प्राप्त होता है, लिख सकते हैं हमें तांबे का त्रिशूल भी यहां से प्राप्त होता है। त्रिशूल के साक्ष्य मिलते हैं, त्रिशूल के साक्ष्य मिलते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां से तांबे के औजार भी प्राप्त होते हैं हमें। तांबे के औजार, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि तांबे के औजार प्राप्त होते हैं, तांबे के औजार के साक्ष्य मिलते हैं। और अगर बात करें तो यहां पर तांबे की कुल्हाड़ी व तांबे की अंगूठी के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी व हम लिख सकते हैं तांबे की कुल्हाड़ी व अंगूठी किसकी रे,
क्या प्राप्त होती है? अंगूठी प्राप्त होती है। अंगूठी के साक्ष्य मिलते हैं, अंगूठी के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन अंगूठी किसकी थी? सोने की नहीं थी। यहाँ पर अंगूठी यहाँ पर सोने की नहीं होकर, चांदी की नहीं होकर, यहाँ पर जो अंगूठी थी तो वो आपके तांबे की बनी हुई थी। यानी तांबे की अंगूठी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। और आगे अगर बात करें तो हमें यहां से हमें क्या प्राप्त होता है? यहां से हमें 6 मुद्राएं व 3 मोहरें प्राप्त होती है। 6 मुद्राएं, 6 यूनानी मुद्राएं, 6 यूनानी मुद्राएं वह क्या प्राप्त होता है? 3 मोहरें प्राप्त होती है या 3 मोहरें मिलती है। 3 मोहरें मिलती है या 3 मोहरें के साक्ष्य मिलते हैं। और इस पर जो चित्र अंकित था वो किसका था रे? यूनान के देवता आते हैं, अपोलो के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यूनान के देवता कौन से देवता? यूनान के देवता अपोलो का चित्र अंकित था, चित्र अंकित था। चलिए, यानी हम देख सकते हैं कि यहां से हमें जो तांबे के बारे में अगर बात करें तो तांबे गलाने की यहां से भट्टी प्राप्त होती है और तांबे का एक त्रिशूल भी प्राप्त होता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो तांबे से यहाँ हमें एक तांबे से यहाँ के जो औजार है तांबे के बने मिलते हैं। और अगर बात करें कि जो तांबे की कुल्हाड़ी है, तांबे की अंगूठी भी हमें अंगूठी के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यहाँ से 6 यूनानी मुद्राएं व 3 मोहरें प्राप्त होती है, जिस पर कहाँ के देवता? यूनान के देवता आते हैं आपके कौन से? अपोलो, अपोलो का चित्र अंकित मिलता है। चलिए नेक्स्ट और बात करते हैं कौन कौन से यहाँ पर हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। अगर यहां से हम नेक्स्ट बात करें कि यहां से और हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो चलिए देखते हैं। चलिए, यहां से हमें जो व्यक्ति को दफनाने के कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे देखा जाए कि जो यहाँ पर दफनाने के टाइम में या फिर जो व्यक्ति के पैर है वो किस तरफ रखे जाते थे? मृतक के जो पैर है वो दक्षिण दिशा की ओर रखे जाते। मृतक के पैर किस दिशा की ओर रखे जाते? मृतक के पैर दक्षिण दिशा की ओर रखे जाते, दक्षिण दिशा की ओर। और अगर बात करें कि मृतक के साथ साथ यहाँ पर क्या क्या साथ में दफनाया जाता था, तो मृतक के साथ में यहाँ पर जो खाद्य वस्तु, खाद्य के हमने बोल कर कपड़े व आभूषण यानी सोना चांदी, लेकिन सोना चांदी वो नहीं थे उस समय। उस समय आभूषण किसके बने हुए थे? मिट्टी के बने हुए थे। और लेकिन मिट्टी वो कौन सी थी? टेराकोटा मिट्टी, जिसे हम बोल सकते हैं कि यानी अग्नि के अंदर पकाई हुई मिट्टी के आभूषण प्राप्त होते हैं। चलिएगा, यानी मृतक के साथ में, मृतक के साथ में आभूषण व और क्या रे? कपड़े भी साथ में दफनाए जाते थे, कपड़े भी साथ में दफनाए जाते थे, कपड़े भी साथ में दफनाए जाते थे। आजकल दफना देंगे साथ में, आजकल दफना दे तो दूसरे दिन मृतक बड़ा मिल ही वो नहीं। चलिए, यानी आभूषण वो किसके बने हुए थे? मन के या फिर जो टेराकोटे के मिट्टी के बने हुए थे, जो पकी हुई मिट्टी थी। पर अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ हमें और क्या क्या प्राप्त होता है, और इसी सभ्यता को नगरीय सभ्यता या फिर ताम्र नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, वो हमने देख लिया। और बात करें कि यहाँ के जो मणकों के आभूषण प्राप्त होते हैं, यहाँ से मिट्टी के मन के, मिट्टी के मणकों के आभूषण, या फिर हम लिख सकते हैं मणकों के आभूषण है, के आभूषण है, मणकों के आपके आभूषण, कौन सा आभूषण है? आभूषण प्राप्त होते हैं।
और ये जो मिट्टी के आभूषण बने हुए थे, मिट्टियां इस प्रकार नहीं कि शादी ब्याह में पैर कर गई और बरसात आई और आभूषण सारा बह गया, इस प्रकार के नहीं थे। ये जो मिट्टी के आभूषण है वो किस प्रकार है, पक्की हुई मिट्टी के बने हुए थे, यानी जिसे हम टेराकोटा मिट्टी बोलते हैं, पक्की हुई मिट्टी के बने हुए थे। और अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ से जो धूल कोट है वो हमने देख लिया, लेकिन फिर मैं बता देता हूं कि धूल कोट है, धूल कोट को स्थानीय यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे वो धूल कोट आर्य सभ्यता को भी बोलते हैं। और धूल कोट का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मर्तकों का टीला होता है, मर्तकों का टीला, मर्तकों का टीला होता है धूल कोट। और अगर इस सभ्यता के आपके सर्व समृद्ध काल की बात करें या फिर जो इसकी सभ्यता की आयु की बात करें तो वो आयु भी देख लेते हैं, C14 या फिर कार्बन 14 पद्धति के द्वारा देखें तो यहां लिख देता हूं मैं आपके। चलिए नेक्स्ट इसको मैं रख कर देता हूं। यानी अगर बात करें कि सभ्यता आर्य सभ्यता की आयु की बात करें तो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार अगर बात करें तो कितना रहता है शासनकाल है, अगर अनुसार बात करें तो शासनकाल 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, BC तक रहता है, 1900 से 1200 ईस्वी तक रहता है। और इस सभ्यता की अगर लुप्त होने की बात करें तो गोपीनाथ शर्मा एक बात कहते हैं, गोपीनाथ है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा इस सभ्यता के लुप्त होने के कुछ कारण बताते हैं, प्राकृतिक प्रकोप बताते हैं। आर्य सभ्यता विलुप्त होने का कारण की अगर बात करें तो कारण बताता है प्राकृतिक प्रकोप। कौन सा प्रकोप है, प्राकृतिक प्रकोप। यानी मान सकते हैं कि ये सभ्यता है वो आपके किससे, भूकंप से भी ध्वस्त हो सकती है या फिर जो आयड नदी का जो भाव क्षेत्र है उससे भी विलुप्त हुई है। और इसी प्रकार से गोपीनाथ शर्मा बताते हैं कि प्राकृतिक आपदा इनके जो विलुप्त का कारण रहा है, प्राकृतिक आपदा। और इसी प्रकार से हमने आर्य सभ्यता को कंप्लीट किया है, बहुत ही शानदार तरीके से हमने देखा आर्य सभ्यता को। इसी प्रकार से नेक्स्ट सभ्यता को हमें या फिर नेक्स्ट सभ्यता पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाला सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो। चलिएगा दोस्तों।